हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उन्हें। इससे पहले हम लोग जो है 11 तक एग्जांपल्स जो हमारे हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 12, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। इसमें लिखा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुजाकार पार्क है, जिसके आधार जो है वो आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। से 4 मीटर वर्ग अधिक मतलब 4 वर्ग मीटर क्या अधिक है? क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि चौड़ाई वड़ाई पता नहीं क्या दी है और फिर कहा है कि से 4 वर्ग मीटर अधिक है। यहाँ पे बात हो रही है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल की, जो आयताकार पार्क है उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। जो क्षेत्रफल है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसके क्षेत्रफल से 4 मीटर ज्यादा है इसका क्षेत्रफल। और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका कहा गया है कि जो उसका आधार है वो पार्क की चौड़ाई के बराबर है और जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई 12 मीटर है। और कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है। एक आयताकार पार्क जो है, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अभी हम लोग लिखेंगे तब इसको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको लगाते हैं। तो ये जो है चित्र बुक में बना हुआ था, इसे मैंने बना लिया है। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखते हैं कि क्या दिया गया है। आयताकार पार्क की चौड़ाई हम मान लेते हैं पहले कि x मीटर है, ठीक है। आयताकार जो हमारा पार्क है उसकी ये चौड़ाई कितनी हो गई? x मीटर। इसे क्यों मान रहे हैं? चाहो तो आप इसे भी मान सकते हैं क्योंकि आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ भी चाहे x मान सकते हैं, पर इसका हमें काम ये है कि ये त्रिभुज का आधार भी है तो ये यहाँ भी हमें काम करेगा। इसलिए अगर ये जो है x मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये है लंबाई से 3 मीटर कम, तो मतलब लंबाई इससे 3 मीटर ज्यादा होगी, तो लंबाई हमारी हो गई x प्लस के 3। ये हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है? जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई हमें 12 मीटर दी है, तो ये वाली ऊंचाई है। इस तरह की ऊंचाई को नहीं मानते क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये वाली ऊंचाई है हमारी 12 मीटर हो गई। ठीक है, अब हम पहले इसको लिख लेते हैं कि आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? और लंबाई बराबर x प्लस के 3 हो गया। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या है? आयत का क्षेत्रफल। इसने यहाँ पे कहा है ना कि इसका क्षेत्रफल जो है वो पहले से जो त्रिभुज बना है उसके क्षेत्रफल से 4 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फिर त्रिभुज का निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो लंबाई यहाँ पे हमारी कितनी है? लंबाई हमारी हो गई यहाँ पर x प्लस 3 और चौड़ाई हो गई x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस के 3x। ये जो है हमारा आयत का क्षेत्रफल आया है। क्षेत्रफल किसका? आयत का। लिख देते हैं क्योंकि त्रिभुज भी है फिर कंफ्यूजन होगा। ये आयत का क्षेत्रफल हमारा हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखते हैं पहले 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। 1/2 त्रिभुज का आधार तो हमारा यही है, ठीक है ना, आधार हमारा यही है, तो इसको हमने कितना लिख दिया? x। और ये ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है? 12, तो इसको हमने लिख दिया 12। ठीक है, अब चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। 2 से कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x गुणे 6 इक्वल टू 6x। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया? थोड़ी सी लैंग्वेज देखने में इस क्वेश्चन की बहुत डिफिकल्ट टाइप लग रही थी पर बहुत आसान है। यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न से कहा गया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग मीटर ज्यादा है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस के 4। ठीक है, प्लस के 4, ये हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी दोनों वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं उनको रखेंगे। आयत का क्षेत्रफल भी हम निकाल चुके हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस के 3x, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया? 6x प्लस के 4।
अब चलिए सबको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 6x माइनस के 4 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर 6x में से 3x गया माइनस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई है। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले लगा चुके हैं कि जो यहाँ पे 4 लिखा है इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 रहे और घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो ये है 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे 4 रहेगा और घटाने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख दे रही हूँ 4 माइनस के 1 एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से लगा रही हूँ इसे। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस माइनस के प्लस के x हो गया, और अब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस के 4 ऐसा ही रहेगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा हमारा x माइनस 4 प्लस के 1 कॉमन लिया, x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस के 4 और x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस के 4 इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे ना, तो पहले मैं इसको 0 के बराबर रख रही हूँ। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4। अब मैं इसको रख रही हूँ x प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस के 1। अब आंसर देख के कुछ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो चौड़ाई है, लंबाई है, माइनस में नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे और अपनी कौन सी वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू ली हमने। अब क्या लिखेंगे कि जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई हमारी, 4 मीटर, और लंबाई कितनी है, 4 प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसको आगे कि चौड़ाई बराबर, पहले x माना गया था ना, x मीटर, और x कितना आया है, 4 मीटर। ठीक है, और लंबाई हमारी हो गई है थी कितनी, x प्लस के 3। तो मैं लंबाई को लिख रही हूँ x प्लस के 3 इक्वल टू 4 प्लस के 3 कितना हो गया, 7। तो ये हमारी कितनी हो गई, लंबाई 7 मीटर। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 था ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं जो इसका एग्जाम्पल नंबर है वो 13। एग्जाम्पल नंबर 13 को पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये समीकरणें दी गई हैं इनके मूल निकालने हैं, पर अगर उनका अस्तित्व है तो निकालने हैं। तो पहले हम अस्तित्व को ही चेक करेंगे, उसके बाद आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे। तो ये जो है मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। इससे पहले श्रीधराचार्य सूत्र या जो द्विघाती सूत्र है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अस्तित्व चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, या तो ये 0 के बराबर आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए। अगर 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा आता है तो ही जो है मूल का अस्तित्व है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर ऐसा आया, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता दे रही हूँ, अगर ये बड़ा या 0 के बराबर आता है तो ही मूलों का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। और जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल डी भी कहते हैं इसे, डी को कहते हैं विविक्तर। ठीक है, विविक्तर कहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक बार, 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे तुलना करते हैं। तो a बराबर कितना आ गया हमारा 3, b इक्वल टू माइनस के 5 और c इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2। ये हो गया। अब हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक है, 24 आ गया। दोनों को घटाने पर हमारा कितना आया, 1 आ गया। अब ये बताइए कि 1 0 के इक्वल तो नहीं है, पर हाँ 0 से बड़ा जरूर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो 1 है वो 0 से बड़ा है, अतः मूल का अस्तित्व है, अतः मूल का अस्तित्व है। ठीक है, अब मूल का अगर हमने अस्तित्व निकाला है तो इससे अपने क्वेश्चन को लगाने में भी हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अब ये बता रही हूँ कैसे इससे फायदा मिलेगा हमें। अब अगर मूल का अस्तित्व आ गया है तो हमें अपना सवाल सोल्व करना है,
और द्विघाती सूत्र लगाना है। द्विघाती सूत्र हमारा क्या होगा, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये वाला है हमारा द्विघाती सूत्र। तो x बराबर माइनस के b तो हम जानते हैं, b की वैल्यू हमारी कितनी थी 5 थी, माइनस के यहाँ भी माइनस है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और फॉर्मूले में भी है। तो ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये जो नंबर के आगे माइनस लगा है वो है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। कितना आया था 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आई थी 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब माइनस माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस के 5 प्लस माइनस के 1, क्योंकि अगर 1 को रूट से बाहर निकालते हैं तब भी 1 ही रहेगा, और 2 3 जा हमारा हो गया 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर इस तरह से हमारा बन गया सवाल तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस के 1 अपॉन 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 6 और x इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, अब क्या होगा माइनस लेने पर, माइनस ऐसे लेने पर, इसको ब्रैकेट के अंदर थोड़ा बंद कर दिएगा ताकि ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे साइन लगा है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस के 1 अपॉन 6, x इक्वल टू 5 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 4 अपॉन 6, और x इक्वल टू 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सोल्व भी हो गया और हमारी x की दोनों वैल्यू भी आ गई। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन दी है उसका पहले हमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है। मूलों का अस्तित्व केवल तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकाल के चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, जो हमारा 1 आया है, और 1 हमारा जो है 0 से ग्रेटर देन होता है, मतलब 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो फिर हम द्विघाती सूत्र लगा के अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हमारा 13 नंबर का 1 पार्ट सॉल्व हो गया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। तो ये मैंने 13 जो क्वेश्चन है हमारा उसका सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो हमारी समीकरण है इससे हम तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आया है, b इक्वल टू 4 आया है, और c इक्वल टू हमारा कितना आया है 5 आया है। अब जो हमें करना है कि पहले इसका अस्तित्व चेक करना है। अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो हमारा है उसको हमें देखना है कि वो 0 के इक्वल आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी हमारी है 4 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5। 4 का स्क्वायर हमारा 16 और कितना 4 5 जो 20 हो गया। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो हमारा माइनस का 4 आ गया, और ये माइनस का 4 क्या है, ये लेस देन 0 है। ठीक है ना, 0 से छोटा है, माइनस के सारे नंबर्स 0 से छोटे होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस के जो 4ac है हमारा वो आ गया है 0 से छोटा। ठीक है ना, 0 से छोटा आ गया, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, और अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम सवाल को आगे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं लगाना है हमें, बस अगर अस्तित्व है केवल तो ही सॉल्व करना है। तो ये जो सेकंड पार्ट है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी जो है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के, मैं एक बार पढ़ा देती हूँ क्वेश्चन को। ये रहा थर्ड पार्ट इसका, 2x स्क्वायर माइनस के 2 रूट 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको लिख ले रही हूँ। अब ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसमें फिर से हम मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो ही हम सवाल को, जो इसमें हम फिर से मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो ही हम क्या करेंगे, सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ से a बराबर हमारा कितना आ गया 2, b बराबर आ गया हमारा माइनस के 2 रूट 2, और c बराबर हमारा कितना आ गया 1। तो अब हम बी स्क्वायर माइनस के जो 4ac हमारा है उसको निकालते हैं। तो b हमारा ये है, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया हमारा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 2, और यहाँ 4 2 जा 8 हो गया। तो ये भी हमारा कितना हो गया 4 2 जा 8 माइनस के 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, 0 आने पर भी मूलों का अस्तित्व होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः
मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तब फिर हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूलों का अस्तित्व है, एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज रखनी है और यहाँ पे तो हमें यही वैल्यू रखनी है जो हमने अभी अभी निकाली है। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारी, ये रही माइनस के 2√2, तो माइनस के 2√2 प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 आई थी और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमने 2 रख दिया। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 2√2 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ प्लस माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं। अब इससे ये ऐसे कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया √2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। इस √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन अंडर√2, ये हमारा आया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो द्विघात समीकरण होती है, अगर यहाँ घात 2 है x की सबसे बड़ी, तो उसके 2 हल होते हैं, मतलब 2 आंसर आते हैं, पर यहाँ पर हमारा एक ही आया। अब हम क्या करें, दूसरा आंसर भी हमारा सेम यही है। ठीक है, तो मैं अब लिखती हूँ मूल बराबर 1 अपॉन अंडर√2 और 1 अपॉन अंडर√2, ये हमारे दोनों आंसर हैं। द्विघात समीकरण में 2 मूल आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी पूरा सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना जो एग्जाम्पल नंबर है 14 उस पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया गया है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं कहा गया है, केवल हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस जो क्वेश्चन है इसको लगाते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद सवालों को सोल्व करना है। चलिए इसको लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको लिख लिया है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है इसे। यहाँ पे 1 मान लेंगे और x को ले लेंगे एलसीएम। ऐसे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, इस x की यहाँ 3 में मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो यहाँ 3x हो गया। अब सबको एक तरफ लिखते हैं। एक तरफ लिखने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, एक तरफ लिखने से ये जो हमारी है द्विघात समीकरण बन गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, इससे तुलना करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1, बी इक्वल टू माइनस के 3 और सी इक्वल टू कितना हो गया 1। देखिए ए के बदले यहाँ 1 है, बी के बदले -3 है और सी के बदले पे 1 है। अब हमें क्या करना है, अब अपना द्विघाती सूत्र लिखना है। x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, यही हमारा फॉर्मूला था। जो भी फॉर्मूले किसी भी एक्सरसाइज में यूज होते हैं, चाहे वो एक बार से ज्यादा बार भी यूज हो, तो उन्हें हर बार लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो x इक्वल टू माइनस पहले से ही था और ये माइनस का 3 हमारी b की वैल्यू है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4a और c, ठीक है, अपॉन 2a, 2a की वैल्यू हमारी 1 है। अब क्या किया, x इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +3, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया माइनस के 4 अपॉन 2 1 जा 2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया, कितना बचा हमारा यहाँ पे 5, 9 में से 4 गया हमारा, यहाँ पे बचेगा 5 और उसके बाद नीचे हमारा 2 आ गया। तो अब x की कुल मिला के हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस माइनस के रूट में 5 अपॉन 2। पर अभी हमारा सवाल सोल्व नहीं हुआ है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब प्लस लेने पर। इससे पहले के सवालों में भी तो हमने यही किया था। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। इसे हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी हैं। कई कई किताबों में अगर आंसर दिया होगा तो इस तरीके से दिया होगा, ये भी हो सकता है। इसमें दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है एक साथ, ये भी गलत नहीं है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व हो गया है। चलिए इसका लगाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ये रहा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 3, ये दिया गया है। इसको हमें सोल्व करना है।
इससे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें द्विघात समीकरण बनानी है, उसके बाद हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 14 का, ठीक है। और क्या है 1/x माइनस के 1/x माइनस के 2 इक्वल टू 3। इन दोनों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 को, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, x माइनस के 2 माइनस के x इक्वल टू 3। x से x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर, माइनस के 2 अपॉन x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 3, ठीक है। इसके अपॉन में हम 1 मान के इसकी भी ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 6x इक्वल टू माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को भी इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस की 2 इक्वल टू 0। ये इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अपनी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करनी है, a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा हमारा, तुलना करने पर हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 3, a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3, b इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस के 6 और c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है इसका। अब क्या होगा कि x बराबर इनकी वैल्यू रख लेंगे, माइनस फॉर्मूले में पहले से था और ये हमारा माइनस के ही 6 भी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4, a हमारा है 3 और c हमारा है 2 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस और 6, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और माइनस के 4 तिया 12 दूनी 24, ये हो गया, और 2 तिया 6, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो इससे क्या बचेगा हमारा, x बराबर 6 प्लस माइनस के √12 अपॉन 6, ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 3 जा 12 होता है ऐसे, और जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 तो ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस, ये 4 अंडर रूट से बाहर आके हो जाएगा 2 और √3 अपॉन 6। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 2 जो है कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस ये 2 कॉमन में गया, बचा यहाँ पर √3 अपॉन 6, 2 से इसको कैंसिल किया 3 टाइम, और x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया। चाहे तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं कि प्लस लेने पर माइनस लेने पर, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ साइड में इसको कि प्लस लेने पर, ठीक है ना, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस के √3 अपॉन 3, ठीक है, ये था ना 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, तो प्लस लिया है तो 3 प्लस √3 अपॉन 3, और जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 3, तो एक मूल हमारा ये हो गया। और यहाँ पर लिख देती हूँ कि -1 लिखा जा रहा है बार बार, माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस के √3 अपॉन 3। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया है। अब इसके लगभग सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, बस एक एग्जाम्पल हमारा बाकी है, चलिए उसको भी लगा लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 को पढ़ लेते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। क्या करना है, हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी पिछले एक्सरसाइजेज में लगा चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है, ठीक है, ये जल की धाराएं हैं और ये हमारी बोट है, ये है मान लिया यहाँ पे जो बोट है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे भी बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। यहाँ धारा की चाल मान लिया हमने y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ भी धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ नाव इधर जा रही है और धारा इधर जा रही है, तो ये धारा के प्रतिकूल है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ धारा के प्रतिकूल, आप लोग भी इसमें लिख लीजिएगा, इससे समझने में आसानी रहेगी। यहाँ धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो यहाँ धारा के प्रतिकूल चाल कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं। जब धारा के अनुकूल जाते हैं तो दोनों की, धारा की और नाव की जो चाल है वो जुड़ जाती है, क्योंकि जब अनुकूल चलते हैं तो धारा भी चलने में सहयोग करती है, ठीक है ना। और जब प्रतिकूल चलते हैं तो इन दोनों की चालों को आपस में क्या कर दिया जाता है,
और घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं और यहाँ पर धारा के हम क्या चल रहे हैं, अनुकूल चल रहे हैं, धारा के अनुकूल चल रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल दी गई है। मोटर बोट की चाल तो दी गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोटर बोट की हमारी चाल कितनी हो गई है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, इसको हम 18 मान लेते हैं, ये रहा। ठीक है, और जो हमारी धारा है उसकी चाल हमें नहीं पता, तो इसको हम x कर लेते हैं अपना। x करिए, चाहे आप y रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x वाले क्वेश्चंस को हम ज्यादा सोल्व करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे x मान ले रही हूँ। ये मैंने डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले लगवा चुकी हूँ, तो आपको थोड़ा उसमें याद रहे। ठीक है, अब यहाँ धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल 18 माइनस के x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी, चाल बराबर 18 प्लस के x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि हमेशा जो है नाव की स्पीड ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर धारा की स्पीड ज्यादा रहेगी तो धारा तो बहा के ले जाएगी नाव को। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा नाव की स्पीड ज्यादा रहेगी। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये हो गया हमारा समय। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि धारा के प्रतिकूल, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है ना, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है जो बोट है। ठीक है ना, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि धारा के प्रतिकूल जाने, लिख दें धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर धारा के अनुकूल दूरी तो सेम है, प्रतिकूल भी 24 किलोमीटर जाना है और अनुकूल भी 24 किलोमीटर ही जाना है। धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस के 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है ना, तो इसमें हम जोड़ लेंगे, प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, पर जोड़ेंगे इसमें तभी यहाँ पे इक्वल साइन लगा पाएंगे। हो गया इतना। अब हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो 24 किलोमीटर है, ठीक, और प्रतिकूल जाने में चाल कितनी है, 18 माइनस के x इक्वल टू, अब धारा के अनुकूल जाने में दूरी तो अब भी 24 किलोमीटर ही है, पर जो उसकी क्या है चाल, वो 18 प्लस x है, और ये प्लस का 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को एक साइड ले जाएंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर 24 अपॉन के 18 माइनस के x, ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, 24 अपॉन के 18 प्लस के x इक्वल टू 1। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 कॉमन ले ले ताकि हमें थोड़ी मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ी कम करनी पड़े। तो 24 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 18 माइनस के x माइनस के 1 अपॉन 18 प्लस के x और इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 24 और 18 माइनस के x, 18 प्लस के x, ये एलसीएम आया तो इसकी इधर गुणा ऐसे और इसकी इधर गुणा ऐसे, ये हो गया 18 प्लस x, सॉरी हाँ प्लस x ही आएगा, पर यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाया, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आप भी ब्रैकेट में ही लिखिएगा, इससे जो है सवाल गलत होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 24, 18 प्लस एक्स माइनस के 18 प्लस एक्स और अपॉन, जो ये दोनों हैं इनको भी ऐसे लिख देते हैं, 18 माइनस के एक्स और 18 प्लस के एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम 18 से 18 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x, और प्लस x को अगर हम ऐड करते हैं तो 2x हो जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 2x, और ये क्या है हमारा 18 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। तो इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, 24 की 2 में मल्टीप्लाई 48x, और 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324 माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ भी 1 मान के ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 324 माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 48x। ठीक है, सबको उधर ले चलो,
उधर ले चलने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस प्लस के 48x और ये 324 हो गया हमारा माइनस के। ठीक, उसके बाद हमें इस सवाल में कुछ नहीं कहा गया है कि हमें किस विधि से सवाल को सॉल्व करना है, जो विधि हमें आसान लगे हम उससे करेंगे। तो इसे हम करते हैं जो गुणनखंड विधि हमने पहले सीखी थी उससे। 324 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर 48 बने। तो 324 हमारा है, इसको पहले हम किससे कैंसिल करेंगे, 2 से। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। उसके बाद 3 से कितनी टाइम, 27। फिर उसके बाद 3 से फिर 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम और फिर 3 से 1। अब हम पेयरिंग कर करके देखेंगे क्या जोड़े बनते हैं इसके, ठीक है ना। 2 दूनी 4, तो ये 12। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ उसको, या यही कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है ना, और 12 3 जा 36 और 3 3 जा हो गया 9। पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है माइनस। अब हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 3 जा नहीं 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 2 जा लेते हैं इसके साथ 54। तो यहाँ पे हमने लिया 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 का फिर 2 के साथ लिया, 54 हो गया। और 3 2 जा 6, तो 54 और 6 है, अगर इनको आपस में हम लोग घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा, 48 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर हैं, ठीक है, 54 और 6। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 54 माइनस के 6 एक्स और माइनस के 324 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 54x माइनस के 6x और माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 54, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी बचेगा हमारा x प्लस के 54। अब इन दोनों में से x प्लस के 54 हमने कॉमन ले लिया और क्या बचेगा हमारा x माइनस के 6। अब हम दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब x प्लस 54 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, माइनस के 54। पर हम जानते हैं कि जो चाल है वो माइनस में तो नहीं होगी, तो x माइनस के 6 इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्या पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, और धारा की चाल को हमने x माना था अपने क्वेश्चन में। देखिए मैंने y से इसको चेंज करके x कर दिया था, तो हमारी धारा की चाल कितनी आ गई है, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो हमारी है एक्सरसाइज 4.3 के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।